बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथी एंकर हरमीत हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। हम इस दुआ और इस उम्मीद के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की टॉप स्टोरीज शेयर कर लूँ। आज की टॉप स्टोरी शेयर कर लेते हैं। जाहिर है सबसे पहले तो हमने बात करनी है ट्रेन हादसे की। इंतहाई अफसोसनाक जो इत्तलात है उसके मुताबिक 60 के करीब लोग जहाँ भाग हो चुके हैं, 150 के करीब जख्मी हैं। बड़ा ही अलमनाक अफसोसनाक वाक़या है और ये इसके भी बारे कहा में जा रहा है बात करेंगे, बिल्कुल तफसील से बात करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अमवात में मजीद भी इजाफा हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे हुकूमत ने ई कॉमर्स के फ़रोग के लिए ताजरों को मराद देने पर गौर शुरू कर दिया है। ताजरों को मराद दी जाएंगी, ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है क्योंकि अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में शामिल किया था, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से ये इकदाम किए जा रहे हैं। फिर गवादर का इलाका है गब्बद, इसको इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट क्रॉसिंग पॉइंट का दर्जा मिल गया है। एफबीआर ने इस हवाले से रऊफ साहब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, इस पर भी बात ट्रेड में बहुत फायदा होगा ईरान से भी, और फिर वहाँ से जो ट्रेड चलेगी, जो रास्ते से सामान आएगा उसकी तरसील होके वो गुजरते हुए जो चाइना की साइड पे और इस सब रियासतें हैं उस सब को रास्ता खुलेगा, अफगानिस्तान के लिए भी रास्ता खुलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुशाइन बात है। इस पर हम बात करेंगे। फिर आज समंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। फिर दिलीप कुमार और राज कपूर का घर जो है फाइनली हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया है और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के सपोर्ट कर दिया है। अब इसमें भी अभी बहुत सी रुकावटें हैं। उसकी वजह यह है कि जो ओनर हैं घरों के, वो कह रहे हैं कि हम अदालतों में जाएंगे और अदालतों में जाके अगर केस हो जाता है तो फिर डिले होगा थोड़ा सा। खैर, इस पर हम बात करेंगे। फिर एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। फिर हम बात करेंगे कि खत्ते का अमन, चूँकि अफ़गानिस्तान में अमन से मशरूत है, तो अब अमरीकी फ़ौज का इनखला जो है वो तकरीबन 11 सितंबर तक हो जाएगा। उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और अभी पॉलिटिकल सेटलमेंट की अफ़गानिस्तान में ज़रूरत है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अफसोसनाक वाक़े को डिस्कस करना चाहेंगे। डहरकी के करीब खौफनाक ट्रेन हादसा रूनुमा हुआ। सर सैयद मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियाँ पटरी से उलट कर मुखालिफ ट्रैक पर आ गई, जिसके बाद तकरीबन 2 मिनट बाद ही सर सैयद एक्सप्रेस गिरने वाली बोगियों से जा टकराई। अफसोसनाक हादसे के नतीजे में तकरीबन 60 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए हैं, तकरीबन 150 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। रऊफ साहब, पाकिस्तान में अभी भी मतलब 21वीं सदी है और हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन अभी भी 2021 में भी पाकिस्तान में रेल का सफ़र महफूज बिल्कुल नहीं है। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो खबरें हमारे पास आ रही हैं ट्रैक की, उस ट्रैक के हवाले से जब खबरें पढ़ें तो हमें मालूम होता है कि ट्रैक इंतहाई मखदूश हालत में मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, अब आपस में ब्लेम गेम चल रही है। एक तो ब्लेम गेम चल रही है जो रेलवे के अफसरान हैं। कोई कह रहा है जी मैंने बजट मंजूर करके भेज दिया था, कोई कह रहा है जी मुझे पैसे नहीं मिले। अच्छा, फिर इसी तरह से वही आ रहा है, एक जो उनके हेड हैं, चेयरमैन हैं रेलवे के, वो कह रहे हैं कि जनाब अगर हम सारा पैसा लगा देते, करोड़ों रुपए लगना था इस ट्रैक की बहाली पे, तो फिर ML1 जब मुकम्मल होना था उस वक्त दोबारा में पैसे लगाने पड़ने से। भाई आपके लिए इंसानी जान की कोई अहमियत ही नहीं। इस बयान के बाद तो उनको सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि थोड़ी सी शर्म करो, मतलब। और इसी तरह से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ब्लेम गेम बहुत आसान है। इस मुल्क में आप जाने चली जाती हैं, फिर उसके बाद नोटिस लिए जाते हैं, उसके बाद तहकीकात की जाती है, कमीशन बनाया जाता है और फिर मलबा जो है किसी गरीब ड्राइवर के ऊपर डाला जाता है। क्योंकि अगर आप देखें, आप इस किस्म की कबाड़िया ट्रेन अगर किसी ड्राइवर के हवाले करें, कल जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक ये ट्रेन जो है इसमें कई मसाइल का इसको सामना था, ये काफ़ी ख़राब थी, इसमें कई सारी चीज़ें ख़राब थी। उसके बावजूद इसको ट्रैक पे डाला जाता है, कई जानों की परवाह किए बगैर कि कई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है और हो भी गया। तो ये हालात है इस मुल्क के। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तमाम तर चीज़ें जो हमने कल मनाजिर देखे हैं, जो लोग शादियों पे गए थे वहाँ से उनके जनाजे उनको मिले, तो बड़े अफसोसनाक मनाजिर थे कल के। और मैं समझता हूँ कि इस पर बिल्कुल सीरियस काम लेना होगा, संजीदगी से लेना होगा। ये दावे और नोटिस से आज तक कुछ हुआ नहीं है। रिपोर्ट्स आके चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और जिस तरह से हमने कल रिपोर्ट्स देखी, खबरें देखी, ये वो ट्रैक था जिसके बारे में पहले से ही रिपोर्ट जो थी वो मुतल्लिका हुकाम को भिजवा दी गई थी कि ये ट्रैक दुरुस्त नहीं है, ट्रेन की भी हालत ठीक नहीं है। लेकिन मुझे नहीं समझ आती ये बातें जो हैं ये हमें तब क्यों याद आती हैं जब कोई ना कोई हादसा रूनुमा हो जाता है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, रऊफ साहब इस पर भी बड़ी तनकीद हो रही थी कि उन्होंने अपना जो ट्विटर पर पैगाम शेयर किया तो उन्होंने वज़ीर रेलवे को कहा कि जी आप जाएँ और जाए वकुआ का वहाँ पर दौरा करें,
जख्मियों की अयादत करें। क्यों वजीर आजम ने यह बात कही? क्या वजीर रेलवे को खुद नहीं पता कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो वो प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शंस के बगैर भी उनको वहां पर पहुंचना चाहिए? रेलवे जो है उन्होंने एक तरफ तो ये कह दिया कि जी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, और 4 और अफसरान जो है वो भी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने से फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहली बात यही है कि हम जैसे तमाम तीनों हम बैठे हुए यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हमें मालूम है, आवाम को भी पता है कि इस हिस्से की, ट्रैक के इस हिस्से की हालत इंतहाई ख़राब थी। इनफैक्ट देखा जाए तो ये जितने हादसा ट्रेन के होते हैं ये सिंध के इलाके में ही होते हैं, और यही डारकी वगैरह के करीब का इलाका है, रोहड़ी में, डारकी में, इसी जगह पे हादसा होते हैं जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जान से जाते हैं। इस हिस्से की निगहदाश्त क्यों नहीं की जाती? यहाँ का ट्रैक क्यों नहीं बिछाया जाता? इस ट्रैक को तब्दील क्यों नहीं किया जाता? ये सबसे बड़ी बात है। और अभी भी जब हुआ कि खतूत लिखे गए, मैंने पहले भी बात की, खतूत लिखे गए, फंड्स मंगवाए गए, फंड्स रिलीज नहीं हुए, क्यों नहीं रिलीज हुए? इनके जिम्मेदार अफसरान को तो टांग देना चाहिए। बिल्कुल। और एक और अफसोसनाक, मैं कल ये भी खबर देख रही थी कि इस हुकूमत ने इस ट्रेन हादसे का जो मलबा है वो पिछली हुकूमत पर डाल दिया है, विच इज रियली रॉन्ग। बात अजीब है। और फिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही हैं कि अनफॉर्चुनेटली सारा कुछ ऐसे ही हो रहा है, जो कुछ होगा तो मलबा पिछली हुकूमतों पर ही डाला जा रहा है। जिनसे इनसे मिले कि भाई ये गलती आपसे हो रही है तो माने अपनी गलतियां। कम से कम 3 साल हो गए सुधारने के बजाय आप गलतियां जो है मलबा जो है माजी पे की पार्टियों पे डाल रहे हो, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, या इदारे ऐसे तो नहीं चलेंगे, जिम्मेदारी लेनी होगी। फवाद चौधरी साहब ने कहा ना कि जी वो 300 अरब रुपए जो लाहौर में मेट्रो के ऊपर लगा दिए, अगर वो यहाँ पे ट्रैक्स के ऊपर लगाए जाते तो वो पता नहीं उनकी हालत भी सियासी ब्लेम गेम जो है वो जारी है। साथ ही साथ फिरदौस आशिक अवान साहिबा का बयान था जी के इस साल का अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला हादसा है। अब ये कितनी अफसोसनाक बात है। बात ये जरूर होनी चाहिए, बात बिल्कुल सही है कि इतना अरसा जो पहले हादसा होते रहे हैं वो नून लीग के दौर में भी हुए हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुए हैं। नून लीग की भी शायद प्रायोरिटी नहीं थी, उन्होंने सारा पैसा वाकई लाहौर में वो लगा दिया मेट्रो के ऊपर। 300 अरब रुपए, इतना ज़्यादा पैसा 27 किलोमीटर के ट्रैक के ऊपर, ये पैसा अगर लग जाता यहाँ पे तो भी बहुत सी सूरत हाल बेहतर हो सकती थी। बहरहाल ये जिम्मेदारी जो है, ये अपोजिशन जब वो हुकूमत में रही हो या हुकूमत इस वक्त जो हुकूमत में है, इन सब की मिलके बनती है, और इन सबको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमारी नाअहली है जिसकी बुनियाद के ऊपर इस तरह के हादसा। और पाकिस्तान में जो बेशतर हादसा हैं वो या तो ट्रैक की खराबी की वजह से होते हैं या सिग्नल इशूज़ की वजह से होते हैं, और मेरे ख्याल में इस पर फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि अब तो चलें हादसा हो गया, लोग अपनी जानों से गए, लेकिन आइंदा इस तरह के हादसा से बचा जा सके। ये ना हो कि हम फिर इसी तरह से एक डिबेट कर रहे हो, हुकूमत ब्लेम गेम कर रही हो, अल्लाह ना करे दोबारा कोई हादसा हो, तो इसको फिल फौर जो है वो हल करना चाहिए, प्रायोरिटी बेसिस पर इन मामलात को हल करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंसानी जानों का मामला है। और इसके साथ साथ इक़दामात की भी बहुत ज़रूरत है, और ML1 मनसूबा जो है उस पर भी कल से खबरें आ रही हैं, इसको भी अब मेरे ख्याल में मुकम्मल होने की ज़रूरत है ताकि आइंदा इस तरह के हादसा से बचा जा सके। जी बिल्कुल सही है, ML1 मनसूबा तो हो गई, उसमें अभी जितनी देर है, उससे पहले सबसे बड़ी बात यही है कि इतनी ट्रेनें आती हैं कराची से लाहौर की साइड पे, कराची से सरगोदा की साइड पे जाती हैं, और साइड समतों में भी जाती हैं। इस ट्रैक को ऐसी हालत में लेके आना चाहिए कि आइंदा कोई हादसा ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करके इसकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, जितने तख्ते हैं, ट्रैक है, उसको मजबूत होना चाहिए, और इस तरह से कि अगर दोबारा कोई हो तो मतलब अव्वल तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो हादसा हुआ है इसके जो जिम्मेदार अफसरान हैं, जो पिंग पोंग खेल रहे हैं खतूत के जरिए कि जी इधर खत जा रहा है, उधर वापस आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर जा रहा है, इसको भी पकड़ा जाना चाहिए मतलब। और फिर आजम सवाती साहब की जिम्मेदारी मेरे ख्याल में इस पे इससे ज़्यादा बनती है जितनी वो कह रहे हैं। और एक और बात कि मौजूदा जो वज़ीर रेलवे हैं उनकी मौजूदगी में क्या शफाफ तहकीकात हो सकती हैं, ये भी एक अहम सवाल है। बिल्कुल सही और बात है। जिस तरह से माजी में ऐसे जब हादसा हुए थे साद रफ़ीक साहब के दौर में भी, तो उस वक्त उनसे इस्तीफ़े मांगे जाते थे, यही इमरान खान साहब और इनकी जो अब काबीना है ये तब इस्तीफ़े मांगते थे, तो अब ये खुद क्यों नहीं इस्तीफ़ा देते? और एक बड़ा सवालिया निशान है कि मौजूदा वज़ीर रेलवे की मौजूदगी में कभी भी शफाफ तहकीकात जो हैं वो नहीं हो सकती। अगली स्टोरी की तरफ चलें, अगली स्टोरी पर चलते हैं, वो भी एक अफसोसनाक खबर है। 2 रोज़ पहले लाहौर में ये वाक़या पेश आया था। रेंज रोवर में एक आदमी सवार था जिसने कुचल डाला एक पुलिस एहलकार को और साथ ही साथ एक शहरी को कुचल डाला। ये भी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। ये जो शहरी था ये लाहौर के एक 5 स्टार होटल में गए, वहाँ पर ख़ुद को हसास इदारे का ऑफिसर शो कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि उनके नाम पर एक कमरा बुक कर दिया जाए, लेकिन होटल की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने पुलिस को फौरी
तौर पर बुलाया, पुलिस एहलकार आए, उन्होंने ये इस वक्त आप वीडियो भी देख सकते हैं किस तरह से ये जो पुलिस एहलकार जो है वो रेंज रोवर के नीचे फंसा हुआ है। अल्लाह माफ़ करे, ये जो इस तरह के मनाजिर मेरे से तो कम से कम देखे नहीं जाते, बहुत अफसोसनाक के मनाजिर हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो तहकीकात ये होनी चाहिए कि इस तरह की गाड़ियों पे जो लोग फिरते हैं उनकी नंबर प्लेट्स क्या हैं, उनके पास लाइसेंस हैं नहीं है, वो किस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हो, किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो इस तरह से। अब ये जो थे इनके पास पिस्टल भी था, गोलियां भी थी, और अपना किस तरीके से देखें आप रऊफ साहब, ये देखें किस तरीके बड़ी से बात ये है कि जैसी गाड़ियों में जो फिरते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस फाटक से गुजरे बड़ी गाड़ी लेके, यकीन माने पहली गलती पुलिस की ये होती है कि वो आपको रोकेंगे नहीं कि गाड़ी बड़ी है भाई साहब, बहुत बड़ा होगा। एक तो बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हर तीसरा बंदा अपने आप को हसास इदारे का यही कहता है कि मैं हसास इदारे से हूँ, तो ये दबाव एक अलग जगह से है। तो इन तमाम तर चीज़ों पे काम करना होगा, क्योंकि ये अगर आप देखें कि कोई परवाह किए बगैर वो ऐसे बेधड़क होके एक पुलिस वाले के ऊपर चढ़ाई कर देता है। आप वो वीडियो अगर आप देखें तो उस पुलिस वाले की क्या हालत है, किस तरह वो हॉस्पिटल में भी रहे हैं। बिल्कुल, हम वीडियो इस वक्त अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं किस तरह से ये जो पुलिस एहलकार है ये गाड़ी के नीचे आया हुआ है और यहाँ पर एकदम लोगों का मजमा जो है वो लगा है। और फिर ये जो रेंज रोवर पर सवार जो आदमी है ये यहाँ से भाग खड़ा होता है और बरकत मार्केट के करीब जाकर इसकी गाड़ी को आग लगती है। खैर, पुलिस ने तो ये कहा है कि उन्होंने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है, तहकीकात का जो दायरा कार है उसको वसी किया जा रहा है। अब देखना ये है कि इस मामले का क्या अंजाम होता है। हमारे साथ ही साथ ये इंसानी रवैये जो है ना, बिल्कुल ये इंतहाई अफसोसनाक इंसानी रवैये हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। और ये जो हैं ऑब्वियसली अमीर भी होंगे, गाड़ी इतनी शानदार रखी है तो खुद भी अमीर होंगे, लेकिन ऐसे लोगों को सजा नहीं दी जाती। कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद नहीं किया जाएगा, इस किस्म की चीज़ें बड़ी नॉर्मल होती जाएंगी। अगर आप देखें यहाँ पे भी कई वाक़यात हो चुके हैं, अब लोग आज़ाद फिर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पे ये मसला है, सख्ती उसी तरह नहीं की जाती। FIR अगर दर्ज की जाती है तो उसमें ऐसी शिक डाली जाती है, जब मुलजिम अदालत में जाता है तो बड़ी आसानी से उसको रिहाई मिल जाती है। ये सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। तो इन चीज़ों पे रिफॉर्म्स जब तक नहीं होंगे पुलिस में, अदलिया में, तो ये मामला जो है इसी तरह रवा दवा रहेंगे और आम आदमी जो है वो मुतासिर होगा, आम आदमी की जो जिंदगी है वो ज़्यादा होगी। तो इस पे काम बड़ी सीरियस से करना होगा, काम बहुत सीरियस करना चाहिए और ऐसे लोगों को बिलाशुबा सजा भी ज़रूर देनी चाहिए। खैर, अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद होते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। और जैसा कि हम सबको पता है कि ऑनलाइन ख़रीदो फ़रोख्त की सबसे बड़ी कंपनी जो है इस वक्त अमेज़ॉन, उसने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है, जिसके बाद अब पाकिस्तान की तरफ से जो लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो अमेज़ॉन पर शुरू हो चुका है। लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो में जो लोग हैं, कारोबार से वाबस्ता लोग, उनका ये तकाजा है कि हुकूमत उनके लिए कुछ मराद जो है वो फराहम करें। अब ये मराद क्या हो सकती हैं, इस किस्म की तजावीज़ क्या हो सकती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट ई कॉमर्स मुनीर अहमद साहब शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुनीर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। आपसे तो पहले भी मुलाकात हो चुकी है, कैसे हैं? शो में दोबारा मदू करने के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो इस वक्त कारोबार एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बेसिक तजावीज़ क्या है, कि इस किस्म की वो मराद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हासिल करना चाहते हैं? अच्छा, इसके अंदर क्योंकि ये पहले मरहले के अंदर हम लोगों ने जो सारा ये पूरा एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त अमेज़ॉन हमारे पास अवेलेबल है पाकिस्तान में, सेलर के तौर पे हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी मामलात आ जाते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। एज ए कंट्री हम लोगों के काफ़ी अभी इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। उसके लिए हम लोगों की ज़ाहिर है एज ए एक्सपर्ट हम लोग भी काफ़ी तजवीज़ उनको दे रहे हैं। कुछ मिनिस्ट्री जो है वो खुद भी अपने लेवल पे काम कर रही है। अभी यहाँ बैठ के पैसा बाहर भेजना, और क्योंकि हम ज़्यादातर चीज़ें जो है वो चाइना से ले रहे हैं, अब यहाँ से जब एक चीज़ हम पैसा भेजेंगे चाइना, तो चाइना से डायरेक्टली पाकिस्तान नहीं आ रहा सामान,
डायरेक्टली वो जा रहा है यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, या जिस भी मार्केट प्लेस में हम लोग सेल कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है। तो उस सिलसिले में अभी काफ़ी सारी जो है तजावीज़ गई हुई हैं हमारी तरफ से भी, तो मिनिस्ट्री उसके ऊपर काम कर रही है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में। ये आसान ज़बान में अगर बात ये की जाए, अगर चाइना से सामान आ रहा है तो पैसा जो है वो पाकिस्तान आ रहा है या चाइना जा रहा है? जी, यहाँ से पैसा चाइना जा रहा है, यहाँ से पैसा चाइना जा रहा है और सामान वहाँ से बाहर जा रहा है, अमेरिका या इंग्लैंड जा रहा है, वहाँ से फिर पैसा पाकिस्तान आएगा। ठीक है, ठीक है। तो वो लंबा प्रोसेस है। उसके अंदर थोड़ी सी अभी हमें बैंकिंग सिस्टम के अंदर थोड़ी चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि जनरली होता क्या है, अगर लोकल मार्केट की बात करें, हम यहाँ से चाइना पैसे भेजे, वहाँ से गुड्स आ जाती हैं हमारे। अगर इसको कंपेयर करें हम अपने हमसाया मुल्कों के साथ, क्योंकि इंडिया में तो बहुत ज्यादा फैलाव है अमेज़न का, बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा हो गया, श्रीलंका में भी है, उन्होंने क्या आसानियां ऐसी दी हैं अपने लोगों को कि जिसकी बुनियाद के ऊपर कारोबार बेहतर हुआ है? देखिए, बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश के अंदर भी वही राइट्स हैं जो हमारे पास है, सेलिंग राइट्स हैं। ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सेलिंग एंड बाइंग दोनों मौजूद है, दोनों मौजूद है। अमेज़न वहाँ पे एज ए मार्केट प्लेस भी मौजूद है, जबकि हमारे पास सिर्फ सेलिंग राइट्स आए, अभी मार्केट प्लेस के तौर पर मौजूद नहीं है। तो ये थोड़ा सा भी बीच में पीरियड है, इंशाल्लाह जिस तरह अमेज़न यहाँ पे एज ए सेलर आ गया है तो हमें मिलेगा। मतलब बाइंग लिस्ट भी तो ऑब्वियसली होगी, जिस तरह से सेलर लिस्ट है, तो बाइंग लिस्ट में आने के लिए कितना मतलब मजीद पाकिस्तान को वक्त यहाँ पर पहुँचने में लग सकता है? सेलर लिस्ट में आने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। देखिए, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट प्लेस लॉन्च हो गई यहाँ पे। अभी तो सिर्फ देखिए उन्होंने हमें सिर्फ एक कंट्री लिस्ट में ऐड किया है, दैट्स इट। अभी जिस तरह दराज है, दराज एक फुली ऑपरेशनल कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, तो अगर हम यहाँ से बाय करना चाहते हैं कोई भी चीज़, तो अमेज़न को यहाँ पे मौजूद होना है, एज ए ऑपरेशनल एंटिटी आना पड़ेगा। तो वो एक छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन हम दुनिया की ऑलमोस्ट 46वीं बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। जबकि हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो हम दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में तो भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मौजूद है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस चीज़ की उम्मीद है कि अमेज़न देखेगा इस चीज़। ई कॉमर्स बिजनेस कैसे होता है, क्या तरीकाकार है, तो ये थोड़ा सा पब्लिक को बताइएगा। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान अमेज़न के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या कोताही हमसे हो रही, क्या वजूहत है? दीगर हम बांग्लादेश, इंडिया, जिन जिन ममालिक को देखें बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान से वो प्लेटफॉर्म आज तक हमें हासिल नहीं हुआ जो हम चाहते हैं। क्या वजूहत है उसकी? इसकी मेन वजह ये है कि देखें, बैक इन 2012-13 के अंदर हमारे पास ये राइट्स थे जो आज हैं। अच्छा। हमारे कस्टमर सर्विस के जो स्टैंडर्ड्स हैं एज ए नेशन, वो हम उस पर पूरा नहीं उतर सके। अब देखिए, यूरोप की अगर बात करें, आप एक शर्ट लेते हैं, 2 साल की वारंटी मिलती है आपको, 2 साल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आपने शूज़ लिया वापस कर दें। आप यूएस में जाते हैं, वॉलमार्ट से पानी की बोतल लेते हैं, आधी पी लें, पसंद नहीं आई वापस कर दें। ये है कस्टमर स्टैंडर्ड्स बेसिकली। तो हमारे यहाँ क्या है कि दुकानों के बाहर लिखा हुआ है खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, तो जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पूरी वारंटी आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो हमारे पास वो चीज़ जब तक नहीं आएगी, एज ए बायर हम उतने मिच्योर नहीं है, एज ए नेशन उतने मिच्योर नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले 2 साल का ग्राफ देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना चेंजेस आई हैं। इस वक्त हमारी जो ई कॉमर्स की मार्केट का नंबर्स है तकरीबन 96 मिलियन पे बैठे हुए हैं हम, 96 मिलियन रुपीस। और ये सब कुछ पैंडेमिक के बाद हुआ है, पहले लोगों का बिल्कुल रुझान नहीं था इस तरफ। एग्जैक्टली। इसमें देखिए, अभी जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो लोग भी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए हैं। इवन छोटे छोटे ब्रांड्स जो कि एक इंडिविजुअल छोटी सी शॉप पे बैठा था, वो भी अपने आप को ऑनलाइन पे ले गया। तो आने वाले वक्त में ये चीज़ें मिच्योर होंगी। अभी बायर और सेलर दोनों के अंदर मेच्योरिटी आ गई। पिछले 2 साल की अगर ग्राफ देखें और आज के ग्राफ देखें, बहुत फ़र्क है। अच्छा, इसमें इस तमाम चीज़ों में एंटरप्रेन्योर्स को कोई आपको लगता है प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जहां पर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग गाइडेंस प्रोवाइड की जाए? क्योंकि अभी गाइडेंस के, ट्रेनिंग के उस तरह से प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर मुयस्सर नहीं है अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो। अच्छा, अभी इसमें देखिए, ये थोड़ा सा है टेक्निकल बिजनेस। अब लोग समझते हैं जी प्रोडक्ट ली, लगा दी और बिकना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी आपके पास कप पड़ा हुआ है, 10,000 लोग अगर कप बेच रहे हैं, तो आपके कप में ऐसी क्या खास बात है कि वो टॉप पे आए और बिके? एज ए नॉर्मल ह्यूमन बायर आप पहले पेज पे जाएंगे, मैक्सिमम दूसरे पेज तक स्क्रॉल कर लेंगे, इससे आगे नहीं जाते। अब अगर 1000 लोग बेच रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद 50वें पेज पे बैठे हुए हैं। तो आपने बेसिकली वो टेक्निकलिटीज़ को यूज़ करना है जिसकी वजह से आप टॉप पे आके बैठेंगे और आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। तो उसके लिए ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, टेक्निकलिटीज़ रिक्वायर्ड है। इसके अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जिस तरह एक्सट्रीम कॉमर्स है। एक्सट्रीम कॉमर्स के ऊपर आप जाएं, हमारी अपनी पूरी वहाँ पे सर्विसेज मौजूद हैं। हम पूरा फ्री ट्रेनिंग भी है, VBC कोर्स है, वीडियो बूट कैम्प, वो 90% लोगों को फ्री मिल जाता है। आप अप्लाई करें, वहाँ पे उसके अंदर जो है पूरी उसकी गाइडलाइन दी हुई है, कोर्स आउटलाइन है, वहाँ से आप सीखें। सीखने के बाद फिर आप किसी भी सीनियर के साथ अटैच हो जाएं, किसी एजेंसी के साथ अटैच होकर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें उसका। थोरेटिकल वहाँ से आ गया, प्रैक्टिकल आप किसी भी साथ मिल के वहाँ से ले लें,
और उसके बाद आप अपना काम मेरे कर ख्याल सकते में हैं। ये हालिया कुछ अरसे में मतलब ये ई कॉमर्स का रुझान चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो मेरे ख्याल में ये जो स्किल्स हैं ई कॉमर्स के, ये हमारे करिकुलम में शामिल होने चाहिए। जिस तरह से इसका रुझान बढ़ रहा है ना, मतलब बच्चों को पता होना चाहिए कि हम स्किल्स इन स्किल्स को लर्न करके हम लाखों रुपए घर बैठ के कमा सकते हैं। एजुकेशन वो कि अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्किल्स बेस्ड जो ये चीज़ है ये बड़ी अहम है, वक्त की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। अभी देखिए इस वक्त जो दौर चल रहा है ना, ये ट्रेडिशनल एजुकेशन से थोड़ा आगे निकलना होगा हमें। ट्रेडिशनल एजुकेशन आपको एक अच्छा इंसान तो जरूर बना सकती है, आपको लाखों रुपया कमा के नहीं दे सकती। उसके लिए आपको स्किल चाहिए। तो बैलेंस है ना दोनों का। जी बिल्कुल ऐसा है। तो हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा जरा इम्बैलेंस हुई हुई है वो चीज़ें, लेकिन जिस तरह से अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं स्किल्स के ऊपर, तो अभी आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि इसी का जो है ना दौर है। ये कहाँ से मतलब आप एजुकेशन जब इसकी बुनियाद बना रहे हैं, क्या मतलब IT रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें होना चाहिए, या मतलब ये भी एक तायुन होना चाहिए ना कि आप 8वीं जमात के बाद अगर शुरू कर दें मैट्रिक की सब्जेक्ट के अंदर उसको शामिल कर लें, तो मेरे ख्याल में वो एक वक्त है जिस वक्त अमूमन लोग हमारे पाकिस्तान के मैट्रिक के बाद अपना काम वाम शुरू करते हैं, तो वहाँ से शुरू आप देखिए मेरी ओपिनियन के मुताबिक आपके गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोर्स के अंदर इंडक्शन होनी चाहिए कुछ टेक्निकल स्किल्स की। अभी जिस तरह बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके अंदर ये चीज़ें मैंडेटरी हैं कि आपको कुछ स्किल्स लेने होते हैं। अब हमारे अगर लेट्स से हाई स्कूल लेवल के ऊपर जी बिल्कुल, फॉर एग्जांपल मैंने इसलिए 8वीं 9वीं का जी बिल्कुल, मतलब वो इसको अगर हम बेंचमार्क बना लें कि आफ्टर मैट्रिक एग्जाम 3 मंथ्स 4 मंथ्स का हर बच्चे पे मैंडेटरी कर दिया जाए, कोई एक स्किल चूज कर लें। अब जिस तरह मैंने VBC की बात की स्ट्रीम कॉमर्स की, इसके अंदर 110 प्लस स्किल्स हैं। अब देखिए मुझे अमेजोन पसंद नहीं है, मैं IT की कोई स्किल ले लूँ, मैं अकाउंटेंसी की कोई स्किल ले लूँ, मैं वहाँ से 110 में से क्या एक कोर्स भी मुझे पसंद नहीं आएगा। वो लेने के बाद आप उनमें से बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें इवन आपको फील्ड जॉब रिक्वायर्ड नहीं है, घर बैठ के आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो वो लाजमी है, फ्यूचर उसी का ही है। जी हरमीत जी पाजी, जिस तरह रोमा ने पूछा कि लाखों लोग लाखों रुपए कमाए जाते हैं बड़ी आसानी से, और ये अगर हम देखते हैं जहां पे भी जाते हैं तो ये बात बड़ी आम है। थोड़ा सा ये बताइएगा कि ई कॉमर्स से किस किस्म कितना आसान है, यहाँ पे रिस्क कितना है, चैलेंजिंग कितने हैं और कामयाबी का तनासुब कितना है, क्योंकि ये बात बड़ी आम है कि भाई आप ई कॉमर्स में पैसे डालें और बड़ी आसानी से किसी न किसी जगह पे आप इन्वेस्ट करें और बड़ा आसानी से कमा सकते हैं। वैसे मैंने भी फॉरेक्स में किए हैं जी, देखिए इतना आसान लेकिन बड़ा मुश्किल है जी, इतना आसान नहीं है। एज ए सेड कि ये प्योरली टेक्निकल नॉलेज है, अगर तो आप सीखे बगैर लगाएंगे तो समझ लीजिए कि यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। अगर आप सीख के लगाएंगे तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। या आप सीख के लगाएं या किसी सीखे हुए से अपनी सर्विसेज ले लें। इसमें 2-3 मॉडल इस वक्त हमारे चल रहे हैं। एक तो जिस तरह अभी अमेजोन पाकिस्तान में आया तो मैन्युफैक्चरर को बहुत ज्यादा सहारा मिलेगा इससे। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो बाहर गोरा मार्केट में बिक सकती है तो डेफिनेटली वहां पे आप अपनी प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। दूसरा है आपके पास पैसे हैं, आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं, सेपरेट आपके पास कुछ ऐसा कैपिटल पड़ा है, वो इन्वेस्ट करके इस बिजनेस में आ सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि आप सिर्फ स्किल सीख लें, ना आप मैन्युफैक्चरर हैं ना आपके पास पैसा है, आप स्किल सीख लें। स्किल सीखने के बाद आप इन्वेस्टर्स के साथ अटैच हो। इन्वेस्टर आपको लोकल भी मिलता है, आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी मिलता है, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। जब आप उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आप उनका टेक्निकल हैंड होंगे, वो आपका फाइनेंशियल हैंड बनेंगे। ठीक है, तो उसमें पार्टनरशिप्स भी होती हैं। पोटेंशियल कितना ज्यादा है सर इस वक्त सबसे ज्यादा इसी चीज पे काम हो रहा है, क्योंकि देखें ये बिजनेस थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव है। अभी अगर यूके की बात करें हम तो आपको कम से कम जो है 10 से 15 हज़ार पाउंड मिनिमम चाहिए, विच इज 16-17 लाख पाकिस्तानी रुपीज। यही अगर आप US मार्केट में जाते हैं तो 30 से 35 लाख हो जाता है। तो हर बंदे के पास तो 35 लाख नहीं है, और रिस्क भी है डेफिनेटली। इट्स अ बिजनेस, ऐसा तो है नहीं लगाए और निकल गए। जिस तरह आपने बोला कि आपने फॉरेक्स में लगाए हैं, तो फॉरेक्स भी एक बिजनेस है। जो लोग सीख के करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो बगैर सीखे करते हैं तो वो कहते हैं जी नुकसान हुआ। अभी मतलब जिस तरह से पाकिस्तान अमेजोन की सेलर लिस्ट में शामिल हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान अपने आप को रजिस्टर करवा कर वहाँ बेच सकते हैं, मतलब इस हवाले से भी थोड़ा सा। जी बिल्कुल, इसके अंदर भी अभी थोड़ी सी आजकल हमें बहुत मज़े की इंक्वायरीज आ रही हैं। अब मुझे एक इंक्वायरी आई जी मैं लीची का जूस बनाता हूँ तो क्या मैं वो बेच सकता हूँ। फिर एक बंदे का मैसेज आया जी मैं मसाले बनाता हूँ तो क्या मैं वो बेच सकता हूँ। अभी देखिए सबसे पहले हमने मार्केट देखनी है कि कहाँ टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हमारी पिशावरी चप्पल है, पाकिस्तान में बहुत चलती है, क्या ये गोरा पहनेगा? नहीं पहनेगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि गोरे को ये चीज़ पसंद है ये नहीं? इसमें ये नहीं है जी अम्मा ने बोला ये चीज़ बेच दो तो बेटा बिक गई, दादी अम्मा ने बोला ये चीज़ बेच दो तो बिक गई। नहीं, हम गट फीलिंग या अपनी मर्जी से नहीं जाते। हमारे पास इसमें कुछ टेक्निकल टूल्स हैं
जिसमें हीलियम 10 है, मर्चेंट वर्ल्ड है, वायरल लॉन्च है, जंगल स्काउट है, इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स हैं। वो टूल हमारी मदद करते हैं कि ये प्रोडक्ट चलेगी, ये प्रोडक्ट नहीं चलेगी। हम पूरा डेटा के ऊपर चलते हैं। पूरा एक प्रोडक्ट सामने आई, अब ये कप है, कप हम देखेंगे कि 10,000 सेलर बेच रहा है, क्या हमारी स्पेस मौजूद है या नहीं है। अगर हमने इसमें $30,000 लगाना है। अच्छा भाजी, जी सर। जी हरमीत, जैसे YouTube है, YouTube जब मोनेटाइज हो जाता है, हम अक्सर कई लोग जो है वो बेच भी देते हैं अकाउंट, तो क्या Amazon का अकाउंट भी ऐसे बेचा जा सकता है या खरीदा जा सकता है? सर ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और इस वक्त जो हमारा मेन फोकस है एज ए सेलर, मैं खुद भी एक सेलर हूँ, हमारा जो मेन फोकस होता है, हम इसमें एक वर्ड यूज करते हैं एसेट बिल्डिंग का। ठीक है। हम बेसिकली एक अकाउंट चलाते हैं, प्रोडक्ट ली, उसको लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद हम उसको प्रॉफिटेबल करते हैं। प्रॉफिटेबल होने के कुछ 10 से 12 महीने के बाद हमारे उस पूरे प्रोजेक्ट की जो नेटवर्थ है, फॉर एग्जांपल आपका $5,000 महीने का प्रॉफिट आ रहा है, तो हम उसको 30 से 35 मल्टीप्लायर पे बेच देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब 5,000 अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो उसको आप 30 मल्टीप्लायर पे बेचेंगे, 1.5 लाख का आपका अकाउंट बिक जाता है आराम से। प्लस जो आपकी इन्वेंट्री होती है उसके आपको सेपरेट मिलते हैं, तो क्विक आपको एक कैश जनरेट होता है, उससे आप मल्टीपल और बिजनेसेस भी कर सकते हैं, वापस इसमें भी यानी कि लगा लगाया बिजनेस बेचने वाली बात है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये भी एक माइंडसेट है हमारे यहाँ। क्या है जी, एक बिजनेस चल जाए, हम कहते हैं ना 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 बिजनेस नहीं बेचना भाई, सर्वाइव कहाँ से होगा। इसमें हम कहते हैं जी बिजनेस खड़ा करें, बेचें, उससे आप क्विक वेल्थ जनरेट करें, अगेन गेट इनटू द सेम बिजनेस, फिर दोबारा इन्वेस्ट करें। वो जो है ना, जो आप बात कर रहे हैं कि एक बिजनेस खड़ा करें, उसके बाद बेचें, फिर अगले पे चलें, उसके लिए भी तो स्किल जरूरी है ना। स्किल के बगैर कुछ नहीं है सर। ठीक है ना, उसके लिए भी ये समझ, क्योंकि अक्सर लोग जो काम शुरू करते हैं वो ट्रेडिशनल अंदाज में करते हैं, बाप दादा का काम है, उसको चला रहे हैं, वहां से तब्दील होकर कहाँ जाना है ये नहीं मालूम। तो वो गाइडेंस जो है ना कि तब्दील होकर मैंने कहाँ जाना है, उसके लिए जैसे आप कह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट का सर्वे है, लोगों को ये जानना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ हो रहा है, वो सारा कुछ होगा तो आगे कुछ होगा। सर उसी के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। अभी हम जाती तौर पे लोकल मार्केट में तो सीख ही रहे हैं, इवन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बड़े बड़े महंगे कोर्सेज हैं। मैंने खुद इनरोल किया हुआ है, $7,000 में उसका साल का पे कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, सिर्फ किस लिए, लर्निंग करनी है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं, मैंने भी वो विजिट की हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये स्किल्स भी सिखा रही हैं और कोर्सेज से बहुत से लोग हैं जो खुद ट्रेंड हो चुके हैं, वो आगे लोगों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। जिस तरह से आपने एक्सट्रीम कॉमर्स का जिक्र किया, तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के तवसत से लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक वेबसाइट है यूडेमी जिसका नाम है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कितने कोर्सेज हैं आपकी, यहाँ तो कैपेसिटी में कि कितनी आपकी इनकम है उसी में वो आपको कोर्स करवा देते हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ से आप कोर्सेज जो है वो सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये देखिए इसकी स्टेजेस हैं। जिस तरह मैंने कहा यूडेमी का आपने नाम लिया, यूडेमी के ऊपर जो कोर्सेज पड़े हुए हैं बिल्कुल वहाँ से आप सीख सकते हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें, एक है थ्योरेटिकल नॉलेज जिसकी आपने बात की, यूडेमी से भी मिलेगा आपको, एक्सट्रीम कॉमर्स के VBC से भी मिलेगा, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। सेकेंड आ जाता है फिर आपने प्रैक्टिकल जाना है। अब आपने एक थ्योरेटिकल ले लिया नॉलेज, उसके बाद जब उसको प्रैक्टिकल करना है तो उसके लिए डेफिनेटली यू नीड समबडी जिसका एक्सपीरियंस है। अब मैं खुद एक्सट्रीम कॉमर्स का ट्रेनर भी हूँ। अब हम लोग जो ट्रेनिंग करवाते हैं, हम रियल टाइम प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग करवाते हैं। जी ये प्रोडक्ट से, एक प्रोडक्ट आपने उठाई, उसको कीवर्ड हम बोलते हैं, कीवर्ड से प्रोडक्ट निकाली, फिर उसका पूरा एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम उसकी सोर्सिंग पे जाते हैं। वो चाइना से भी हो सकती है, पाकिस्तान से भी हो सकती है, किसी और कंट्री से भी। सोर्सिंग करने के बाद हम उसकी सैंपल की तरफ जाते हैं, सैंपल एवेल्यूएशन करते हैं, फिर हम अपने कंपेटिटर जिस मार्केट में सेल करना है उसके सैंपल्स कॉल करते हैं, फिर दोनों में फर्क देखते हैं, अगर कोई उसमें गैप नजर आता है तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ऑर्डर प्लेस होता है। अच्छा भाजी, एक और चीज। जी सर। मेरे ख्याल में हरमीत एक ब्रेक पे हमें जाना है, सॉरी माफी चाहता हूँ मैं, हमारी बातें बहुत होती हैं, सवाल बहुत होते हैं, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर होता है। खैर अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे पब्लिक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और आज समंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारी ज़िंदगियों में पानी जो है वो नहायत अहमियत का हामिल है, और पानी के बगैर ज़िंदगी जो है इसका तस्वुर भी नामुमकिन है। साफ़ सुथरा जो समंदर है वो सेहतमंद कुरायर्स की ज़मानत समझे जाते हैं। समंदरी आलूदगी की बड़ी वजूहात क्या है, किस तरह से समंदरी आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है, हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरनमेंट कंसल्टेंट डॉक्टर एजाज़ अहमद। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो।
जो आपने खुसूसी वक्त निकाला है गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। समुद्री आलूगी की कई वजूहात हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह यह है जहाज़ों और लॉन्चों से जो तेल का अखराज होता है या फैक्ट्रियों का जो अनट्रीटेड वाटर है वो जब समंदर के पानी में शामिल होता है तो समंदर जो है वो आलूदा होते हैं। किस तरह से हम क्या इक़दाम कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ अपना सकते हैं कि हम समंदरी आलूदगी पर काबू पा सकें? जी, पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा मुझे बनाया। समुद्रों के आलमी दिन के हवाले से जिस तरह आपने कहा कि बहुत अहम चीज़ जो है वो यही है कि इसमें जो आबी हयात है वो उसको नुकसान जो पहुँच रहा है वो बहुत सारे जो एफ्लुएंट्स हैं, अनट्रीटेड एफ्लुएंट्स हैं, वो समंदर में फेंके जा रहे हैं। और जो मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं उसके हिसाब से तकरीबन जो 400 से 500 मिलियन गैलन जो अनट्रीटेड वाटर है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवरेज जो है वो समंदर में रोज़ाना के हिसाब से वो जा रहा है। इसके अलावा जो अगर आप देखें कि कराची में वो जो भैंस कॉलोनी है उसमें वो लाखों के हिसाब से भैंसें हैं, तकरीबन 4 से 6 लाख जो हैं भैंस हैं, उनका जो फुजला है वो भी समंदर में फेंका जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, ये गार्बेज, फिर उसके अलावा जो एक और बहुत अहम चीज़ जो है जो कि इसको आलूदा करती है वो जो भी कश्तियाँ जाती हैं समंदर में शिकार के लिए, जब वो वापस आते हैं तो उनका जो ऑयल होता है, जो कश्तियों के जो अपना इंजन ऑयल जो होता है वो भी फिर जो साफ़ करते हैं, धोते हैं कश्तियाँ, वो सारा का सारा वो समंदर का हिस्सा बन जाता है। तो ये जो अनफॉर्चुनेटली अगर कराची के नज़दीक जितने भी जो जेटीज़ हैं अगर वहाँ देखें तो वहाँ पे जो पानी है, जो कोस्ट है, वो उसको पानी का जो रंग है वो उस तरह साफ शफाफ नहीं है जिस तरह के अगर आप जेटीज़ से दूर जाएं, वो ब्लैकिश और ग्रेश जो है वो उसका वो कलर जो है वो बन जाता है। डॉक्टर साहब हम देखें पाकिस्तान में जो सबसे अहम चीज़ है वो है कि हुकूमती सतह पर जो नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एक मौजूद है, जिसमें नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी जो है वो मुतय्यन किए हुए हैं कि आपने ये इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री से ये इस तरह के एफ्लुएंट आएंगे और उनको इस तरह ट्रीट करके आपने अगर समंदर में फेंकना है या बाहर अपने फैक्ट्री से बाहर फेंकना है, इंडस्ट्री से बाहर फेंकना है, तो उसकी ये वैल्यू होनी चाहिए। वो जो वैल्यूज़ हैं वो उसको कोई मॉनिटर नहीं करता, और जो EPAs हैं, हमारे जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ हैं, उनकी वो कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये अनट्रीटेड वेस्ट जो है वो समंदर के अंदर वो गाहे रोज़ाना बहुत बड़ी तादाद में ये दाखिल होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, दो इश्यूज और भी हैं। आज अगर मैं रिपोर्ट्स पढ़ा था तो हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो पोल्यूशन तो है ही, लेकिन साथ में राइजिंग सी लेवल है कि समुद्र बतदरीज ऊपर को उठ रहा है, और उसमें उनका डर ये है कि ज़मीनें खा जाएगा। बहुत से इलाके जो हैं जब पानी बढ़ेगा ऊपर तो जो लो लैंड्स हैं जहाँ पे निचली सतह है ज़मीन की, उनके ऊपर भी वो काबिज हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो मतलब ज़रा उसके बारे में भी बताइए। जी, असल में जो ये एक बहुत अहम इस वक्त जो इशू है, जो सी वाटर इंट्रूजन जो है और सी लेवल राइज जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज के जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनकी वजह से, और पानी की कमी की वजह से, जो हमारे यहाँ जो पहले एक फ्लो होता था इंडस का, वो कंटिन्यूस रहता था, लेकिन जो जो डैम्स बनना शुरू हुए हैं तो वो जो कंटिन्यूटी है पानी की वो ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से जो एक पुश का फैक्टर था कि जब जो दरिया का पानी था वो पुश करता था, समुद्री पानी को रोकता था, लेकिन वो चूँकि पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया डैम्स की वजह से। कुछ वैसे ही हमारे यहाँ जो बारिशें जो हैं वो सही वक्त पे नहीं हो रही, तो उसकी वजह से जो समंदर का पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दाखिल होता जा रहा है ज़मीन की तरफ। और आज से कोई 8-10 साल पहले कुछ स्टडीज़ हुई थी जिसके मुताबिक तकरीबन 65 से 70 किलोमीटर अंदर तक पानी जो है
जो समुद्री पानी है वो इस वक्त आ चुका है। अब वो जो उसको पुश करने का जो फैक्टर था वो ख़त्म हो गया। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो लोग थे जो पहले वहाँ पे जो ब्राउन राइस जो है उसकी काश्त होती थी उन इलाकों में पल्ला फिश जो है वो उसकी मूवमेंट होती थी बिकॉज ऑफ वो जो पानी था उसकी वजह से वो रेगुलर सप्लाई होती थी। उसके अलावा जो पूरा एक्वेटिक सिस्टम था, फ्रेश वाटर का वो एक्वेटिक सिस्टम था, अब वो चूंकि पानी नहीं रहा तो जो स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो तब्दील हो गई, उनकी नौइयत जो है वो तब्दील हो गई। वो जो मछेरे पहले वहाँ पे मीठे पानी की मछलियाँ पकड़ते थे, अब वहाँ वो जो क्रैब्स वगैरह की मुख्तलिफ अक़साम हैं जो समंदर से जो है वो आती हैं वो आना शुरू हो गई। उनका लाइवलीहुड जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर इस हवाले से हुआ। और जो एक जो पल्ला मछली की जो मूवमेंट वगैरह होती थी वो भी उसके ऊपर असरअंदाज हुई। और एग्रीकल्चर जो ख़ास तौर पर जो हमारा ब्राउन राइस था उसकी रोटी जो है पकती थी, राइस के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे, उसकी रोटी जो है वो बड़ी पकती थी। आई एम श्योर के जो है वो रऊफ साहब ने ज़रूर जो है वो उसका टेस्ट जो है वो ज़रूर लिया होगा। और वो जो वहाँ के माहिगीर हैं वो उनकी एक स्टेपल फूड था वो। जी बिल्कुल 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 जी हरमीत, तो जो ये क्लाइमेट चेंज है जो ग्लोबल। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बात की माहिगीरों के हवाले से, तो इस वक्त तकरीबन 40 लाख जो है उनका रोजगार जरिए माश जो है वो समंदर के साथ ही मुंसलिक है। आलूदगी जिस तरह बुरी तरह फैल रही है तो हम हुकूमत से तो मुतालबा हमेशा करते रहते हैं, लेकिन एक आम आदमी को क्या पैगाम आप देंगे? एक आम आदमी क्या किरदार अदा कर सकता है इसमें कमी लाने के लिए? जी देखें, जो इसमें बहुत सारे जो फैक्टर हैं वो आम आदमी बड़े आराम से मैनेज कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। ख़ास तौर पर जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है हमारे यहाँ जो बाहर फेंका जाता है और वो हम समझते हैं शायद हम अपने घर से बाहर फेंक के दूसरे के घर के सामने अगर कोई चीज़ फेंक देते हैं तो शायद हमने वो मैनेज कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचते कि दूसरा भी मेरे घर के सामने वही चीज़ जो है वो फेंकेगा। तो आई थिंक ये जो इस वक्त जो कैंपेन्स की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में हर सतह पे इस पे काम भी हो रहा है, वो यही है कि इंडिविजुअल लेवल पे आपने अपने जो कम से कम वेस्ट को, जो बहुत बड़ा जो ज़रिया है इसका पोल्यूशन का, समंदरी पोल्यूशन का, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके जो एफ्लुएंट हैं उनको ट्रीट करके, और ये देखें इंडिविजुअल लेवल पे अगर वो ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं तो वो उसकी कॉस्ट जो है वो इतनी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू एक कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाया जाए जो सरकारी सतह पे होता है। और दूसरा ये है कि इस वक्त जो सस्टेनेबल जो प्रोडक्शन होती है उसमें अगर आप अपने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो उसकी एडिशनल जो है आपको पेमेंट होती है। लोग जो हैं वो इस चीज़ को, सस्टेनेबल प्रोडक्शन अगर है उसका सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे वो बिकता है। तो आई थिंक ये जो इन्वेस्टमेंट है अगर कोई इंडस्ट्री अपने लेवल पे करती है तो वो पे बैक जो है वो उसका कोई बहुत ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगता, कम से कम 2 से 3 साल में वो वापस उसको जो भी इन्वेस्टमेंट है उससे वो मिल जाती है। डॉक्टर साहब ये बताइए, माफियाज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं जो इंडस्ट्री के हैं और वो कुछ भी कर लिया जाए, आप मतलब बिल्कुल आपकी बात सही है, बजा है कि अगर वो सस्टेनेबल करेंगे तो उनकी प्रोडक्ट की प्राइस भी ज़्यादा होगी, उनको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि कराची में, मैं भी आपके साथ मैंने बहुत ट्रैवल किया, उन इलाकों में हम गए हैं, जितना ज़्यादा पोल्यूशन फेंका जा रहा है और फिर उसके साथ प्लास्टिक जो वहाँ पर नज़र आता है, वो प्लास्टिक पूरे का पूरा समुद्र के अंदर जाके, अब इन लोगों को कैसे एजुकेट किया जाए या इन लोगों को कैसे समझाया जाए? कानून तो है, आपने जैसे बता दिया, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन करने वाला कोई नहीं है। ये एक अनफॉर्चुनेटली वो एक कैपेसिटी नहीं है। एक तो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं उनके पास वो लोग नहीं हैं, वो एक तो कैपेसिटी जो टेक्निकल नॉलेज जो है वो नहीं है, और दूसरा लोग कम हैं। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि अगर मैं समझता हूँ कि अगर उन लोगों को, इंडस्ट्रीज़ को ये बताया जाए कि ये आपके लिए, आपके हक में बेहतर है, आपकी इससे एक्सपोर्ट जो है वो बेहतर होंगी,
तो जाहिर है उनको लिंक, उनको पैसे की जुबान ही समझ आएगी। अगर उनको बताया जाए कि इससे बेहतर डॉलर्स आपको मिलेंगे तो वो इस तरफ गामजन हो जाएंगे। अब ये जो जनरली हमने देखा है कि कम्युनिटीज़ को जब हम कहते थे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट को अगर आपने बचाना है तो आपकी जो श्रिम्प है उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। जी जी। तो वो तिमर लगाओ झींगा पाओ, तो ये एक स्लोगन था जो यूज होता था। अब जब उनको लिंक किया उनके लाइवलीहुड के साथ, तो हमने ये देखा कि वो बहुत बड़ी उनमें तब्दीली आई और उन्होंने खुद इस चीज़ को गौर करना शुरू किया। उन्होंने कहा जहाँ जहाँ पे हम शिकार करने जाते हैं मछली का, तो जहाँ जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पे हमें मछली ज़्यादा मिलती है। तो इस तरह जिस तरह आज आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, वो नॉलेज लोगों को उस हद तक जो है वो नहीं पहुँचती। फिर दूसरा एक और चीज़ है, सॉलिड वेस्ट को भी अगर हम देखें, अब बहुत सारे ऐसे जो मेथडोलॉजीज जो हैं वो डेवलप हो गई हैं कि वो वेस्ट आप कलेक्ट करके उसको एज ए सोर्स ऑफ इनकम जो है वो यूज़ किया जा सकता है। एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, वेस्ट टू एनर्जी की बहुत सारे अब तो छोटे छोटे लेवल के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बन गए हैं। लाहौर में जिस तरह वेस्ट से एनर्जी डेवलप हो रही है, बन रही है, तो उस तरफ भी जो है वो गवर्नमेंट को और मे बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर लाया जाए तो काफ़ी हद तक जो है वो। और दूसरी एक और बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, जो जिस तरह मैंने पहले कहा कि कराची में जो हमारे यहाँ भैंस कॉलोनी है जहाँ पे लाखों की तादाद में भैंसें हैं, उसका जो गोबर है उसको गोबर गैस और एनर्जी के तौर पर जो है ना वो, और साथ साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पर जो है वो उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो उसको लिया जा सकता है। और उस पर बहुत दफ़ा एशियन डेवलपमेंट बैंक से उनकी निगोसिएशंस भी हुई। लेकिन आई थिंक जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये है कि जो गवर्नमेंट की वो प्रायोरिटी में बहुत नीचे है। सही, प्रायोरिटी में बहुत नीचे है। सर आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने कहा इस हवाले से कानून मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंट उस तरह से नहीं होता। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं चीज़ें, उनमें फैक्ट्रीज़ का अनट्रीटेड वाटर है। क्या फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को पाबंद नहीं किया जा सकता? हुकूमत की जानिब से सख्ती नहीं की जा सकती कि ये जो अनट्रीटेड वाटर है ये इसको एज इट इज़ समंदर में ना फेंका जाए, बल्कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए कोई इकदाम किए जाएँ? पाबंद नहीं किया जा सकता फैक्ट्रीज़ को? पाबंद तो किया जा सकता है, लेकिन उसमें यही होता है कि एक तो जो एजेंसी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, उसमें वो कैपेसिटी नहीं है। और अगर है भी, एक दिन वो बंद होती है, दूसरे दिन वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि जी हम इंडस्ट्री बंद कर देंगे। वो सारी एसोसिएशन जो है अनफॉर्चुनेटली इकट्ठी हो जाती है। मेरा ख्याल है कि वो स्टिक एंड कैरेट वाला जो है वो मामला होना चाहिए कि उनके साथ बैठ के उनको तबलीग की जाए कि ये आपके लिए और आपकी जो जनरेशन टू कम है उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि वही अगर जो पानी है अनट्रीटेड, और ऐसा बहुत जगह पे हुआ है कि जो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं वो एक्वाफर जो अंडरग्राउंड पानी है उसका हिस्सा बन गए हैं, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ जो है, गांव के गांव डीफार्म्ड बोन के साथ बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे ये अनट्रीटेड जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो फेंका जा रहा है। तो ये चीज़ें उनको बताने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जो है अपने जो कवानीन हैं उनको फोर्स करने की जरूरत है। लेकिन थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। की ज़रूरत है लोगों को, और इसके साथ साथ जो फैक्ट्री मालिकान है उनको जो है एजुकेट करने की ज़रूरत है। नाजरीन, अभी यहाँ पर हम अपने A+ के नाजरीन को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो A+ पर हमें देख रहे हैं। वो हमें पब्लिक न्यूज़ पर देख सकते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक।